एन ऑकरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज। नॉर्दर्न एल्बमा के एक रेल रोड ब्रिज पर एक आदमी खड़ा था, जो नीचे स्विफ्ट वाटर की ओर देख रहा था, जो लगभग 20 फीट नीचे बह रही थी। आदमी के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसकी रिस्ट्स एक कोर्ड से टाइटली बंधी थी। एक रोप उसके गले के चारों तरफ टाइटली एनसर्कल की हुई थी, जो उसके सिर के ऊपर एक स्टाउट क्रॉसटिम्बर से जुड़ी थी। रोप का स्लैक हिस्सा उसके घुटनों तक लटक रहा था। कुछ लूज बोर्ड्स, जो रेलवे के स्लीपर्स को सपोर्ट कर रहे थे, फुटिंग का काम कर रहे थे उसके और उसके एग्जीक्यूशनर्स के लिए। एग्जीक्यूशनर्स 2 प्राइवेट सोल्जर्स थे, जो फेडरल आर्मी से थे, और उन्हें एक सार्जेंट डायरेक्ट कर रहा था, जो शायद सिविल लाइफ में एक डेप्यूटी शेरिफ रहा होगा। उसी टेम्पररी प्लेटफॉर्म पर एक ऑफिसर भी खड़ा था, जो अपनी रैंक के यूनिफॉर्म में था और आर्म था। वो एक कैप्टन था। ब्रिज के दोनों एंड्स पर सेंटिनल्स खड़े थे, राइफल्स को सपोर्ट पोजीशन में होल्ड करते हुए। इसका मतलब यह था कि राइफल्स लेफ्ट शोल्डर के सामने वर्टिकली रखी हुई थी और हैमर फॉरआर्म पर टिका हुआ था, जो चेस्ट के स्ट्रेट अक्रॉस गया हुआ था। यह पोजीशन बॉडी को इरेक्ट और फॉर्मल पोस्चर में बनाए रखने के लिए थी। ऐसा लग रहा था कि इन सेंटिनल्स का काम सिर्फ ब्रिज के दोनों एंड्स को ब्लॉक करना था। सेंटर पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी उनके लिए जरूरी नहीं थी। ब्रिज के एक एंड से आगे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रेल रोड सीधा एक फॉरेस्ट की ओर 100 यार्ड्स तक जाती थी और फिर कर्व होकर नजरों से ओझल हो जाती थी। संभव है कि आगे कहीं एक आउटपोस्ट हो। दूसरी तरफ की बैंक ओपन ग्राउंड थी, एक जेंटल एक्लिविटी के साथ, जो वर्टिकल ट्री ट्रंक्स के स्टॉकेड से टॉप थी। यह स्टॉकेड राइफल्स के लिए लूप होल्स के साथ डिजाइन किया गया था और एक सिंगल एम्ब्रेजर था, जहां से एक ब्रास कैनन का मजल ब्रिज की ओर प्रोट्रूड करता हुआ दिख रहा था। ब्रिज और फोर्ट के बीच स्लोप पर मिडवे इन्फैंट्री की एक सिंगल कंपनी स्पेक्टेटर्स के रूप में खड़ी थी, परेड रेस्ट की पोजीशन में। राइफल्स के बट्स ग्राउंड पर थे, बैरल्स स्लाइटली बैकवर्ड इंक्लाइंड थे, राइट शोल्डर पर टिके हुए। हैंड्स राइफल्स के स्टॉक पर क्रॉस थे। लाइन के राइट पर एक लेफ्टिनेंट खड़ा था। उसकी स्वॉर्ड का पॉइंट ग्राउंड पर था और उसका लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड पर टिका हुआ था। सेंटर ऑफ द ब्रिज पर खड़े 4 लोगों को छोड़कर कोई भी हिला तक नहीं। इन्फैंट्री कंपनी ब्रिज की तरफ देख रही थी, स्टोन लाइक एक्सप्रेशन और कंप्लीट स्टिलनेस के साथ। सेंटिनल्स स्ट्रीम की बैंक्स की ओर फेस किए हुए खड़े थे, जैसे ब्रिज को अडॉर्न करने के लिए स्टैचूज रखे गए हों। कैप्टन फोल्डेड आर्म्स के साथ खड़ा था, साइलेंट, और अपने सबॉर्डिनेट्स के वर्क को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन कोई साइन नहीं दिया। डेथ एक डिग्निटरी की तरह है, जिसे जब अनाउंस किया जाए तो उसे रिस्पेक्ट के साथ रिसीव करना चाहिए, यहां तक कि उनके द्वारा भी जो इससे सबसे ज्यादा फेमिलियर हों। मिलिट्री एटिकेट के कोड में साइलेंस और फिक्सिटी, रिस्पेक्ट। जिस आदमी को फांसी दी जा रही थी, उसकी उम्र लगभग 35 साल लग रही थी। वो एक सिविलियन था, अगर उसके पहनावे से अंदाजा लगाया जाए, जो एक प्लांटर की तरह था। उसकी फेशियल फीचर्स काफी अच्छे थे, सीधी नाक, फर्म माउथ, चौड़ा फॉरहेड, जिससे उसके लंबे डार्क बाल कोम्ब होकर पीछे की ओर चले गए थे और उसके कानों के पीछे से होते हुए फ्रॉक कोट के कॉलर तक गिर रहे थे। उसने मुस्टाच और पॉइंटेड बियर्ड रखी थी, लेकिन विस्कर्स नहीं थे। उसकी आंखें बड़ी और डार्क ग्रे थी और उनमें एक काइंडली एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि ऐसा व्यक्ति, जिसका गला हेम्प से बंधा हो, इतना शांत और सरल लगेगा। यह स्पष्ट था कि वो कोई वल्गर असैसिन नहीं था। लिबरल मिलिट्री कोड में कई तरह के व्यक्तियों को फांसी देने का प्रावधान है। प्रेपरेशंस कंप्लीट होते ही 2 प्राइवेट सोल्जर्स एक तरफ हट गए और उस प्लैंक को खींच लिया जिस पर वे खड़े थे। सार्जेंट ने कैप्टन की ओर मुड़कर सैल्यूट किया और तुरंत उस ऑफिसर के पीछे खड़ा हो गया। कैप्टन ने भी एक पेस दूर हटते हुए अपनी पोजीशन बदल ली। इन मूवमेंट्स के बाद कंडेम्ड मैन और सार्जेंट उसी प्लैंक के 2 अपोजिट एंड्स पर खड़े रह गए, जो ब्रिज के 3 क्रॉस टाइज पर रखा हुआ था। प्लैंक का वो एंड
जिस पर सिविलियन खड़ा था, चौथे क्रॉसटाई तक लगभग पहुंच रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह प्लैंक कैप्टन के वेट से स्टेबल था और अब इसे सार्जेंट का वेट होल्ड कर रहा था। कैप्टन के सिग्नल पर सार्जेंट अपनी जगह छोड़ देगा, प्लैंक टिल्ट हो जाएगा और कंडेम्ड मैन 2 टाइज के बीच से नीचे गिर जाएगा। यह अरेंजमेंट सिंपल और इफेक्टिव लग रहा था। कंडेम्ड मैन का चेहरा ढका हुआ नहीं था, न ही उसकी आंखों पर कोई बैंडेज था। उसने एक पल अपने अनस्टेडफास्ट फुटिंग को देखा, फिर उसकी नजर नीचे बहती हुई तेज धारा पर चली गई, जो उसके पैरों के नीचे से मैडली गुजर रही थी। एक पीस ऑफ डांसिंग ड्रिफ्टवुड ने उसकी अटेंशन खींची और उसकी आंखें उसे करंट के साथ फॉलो करने लगी। ड्रिफ्टवुड को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे ये धीरे धीरे मूव कर रहा हो। व्हाट अ स्लगिश स्ट्रीम। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपने आखिरी ख्याल अपनी वाइफ और चिल्ड्रन पर फोकस कर सके। अर्ली सन की रोशनी से वाटर में गोल्डन रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। स्ट्रीम के बैंक्स के नीचे ब्रूडिंग मिस्ट था, फोर्ट और सोल्जर्स का दृश्य और वो ड्रिफ्टवुड का टुकड़ा, इन सब ने उसका ध्यान भटका दिया था। अब उसे एक नई डिस्टर्बेंस का एहसास हुआ। अपने परिवार की यादों के बीच में उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे न तो वो इग्नोर कर सकता था और न ही समझ सकता था। ये एक शार्प, डिस्टिंक्ट, मेटालिक परकशन थी, जैसे किसी ब्लैकस्मिथ के हैमर की एनविल पर स्ट्राइक की आवाज। इसमें वही रिंगिंग क्वालिटी थी। उसने सोचा कि ये आवाज क्या थी और ये कहीं बहुत दूर से आ रही थी या उसके पास ही थी। ये दोनों ही लग रहा था। आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन उतनी ही स्लो जितनी एक डेथ नेल की टोलिंग होती है। हर बार की आवाज के लिए वो इम्पेशंस से इंतजार करता और क्यों ये वो नहीं जानता, लेकिन एप्रहेंशन से भर जाता। साइलेंट इंटरवल्स प्रोग्रेसिवली लंबे होते जा रहे थे और डिलेस उसके लिए मैडनिंग बन गए थे। जैसे जैसे आवाज की फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी, उसकी स्ट्रेंथ और शार्पनेस बढ़ रही थी। उसकी ईयर्स को ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज किसी नाइफ के थ्रस्ट की तरह उसे हर्ट कर रही हो। उसे डर था कि वह चिल्ला देगा, लेकिन जो वो सुन रहा था वो बस। उसने अपनी आंखें खोली और फिर से नीचे बहता हुआ पानी देखा। अगर मैं अपने हाथ फ्री कर पाता, उसने सोचा, तो मैं नूस को हटा सकता हूं और स्ट्रीम में कूद सकता हूं। डाइविंग करके मैं बुलेट से बच सकता हूं और तेजी से तैरकर बैंक तक पहुंच सकता हूं। फिर वुड्स में जाकर घर वापस जा सकता हूं। शुक्र है मेरा घर अभी भी उनकी लाइंस के बाहर है। मेरी वाइफ और बच्चे इन्वेडर के सबसे दूर के एडवांस से भी परे हैं। ये सारे थॉट्स जिन्हें यहां वर्ड्स में लिखा जा रहा है, उसके दिमाग में फ्लैशेस की तरह आए, जैसे अचानक उभरे हों, न कि किसी सोच विचार से। कैप्टन ने सार्जेंट की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। पेटन फर्कुहर एक वेल टू डू प्लांटर था, जो अल्बमा के एक पुराने और हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली से था। स्लेव ओनर होने के नाते और बाकी स्लेव ओनर्स की तरह एक पॉलिटिशियन होने के कारण वो नेचुरली एक ओरिजिनल सिसेशनिस्ट था और सदर्न कॉज के प्रति पूरी तरह डिवोटेड था। कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस, जिनका यहां उल्लेख करना जरूरी नहीं, ने उसे उस गैलेंट आर्मी में शामिल होने से रोका था जिसने डिजास्ट्रस कैंपेन्स लड़ी जो कोरिंथ के फॉल के साथ खत्म हुई। इस रिस्ट्रेंट ने उसे बेहद बेचैन कर दिया था। वो सोल्जर की लाइफ के लार्जर पर्पस और डिस्टिंक्शन पाने के अवसर की लालसा रखता था। उसे यकीन था कि वो मौका जरूर आएगा, जैसे हर वो टाइम में सभी के लिए आता है। इस बीच उसने जितना हो सका साउथ की मदद के लिए किया। कोई भी सर्विस उसके लिए इतनी छोटी नहीं थी कि वो उसे परफॉर्म न करे, और कोई भी एडवेंचर इतना खतरनाक नहीं था कि वो उसे अंडरटेक न करे, बशर्ते वो एक सिविलियन की कैरेक्टर के कंसिस्टेंट हो जो दिल से एक सोल्जर था। वो इस डिक्टम से कम आंशिक रूप से सहमत था। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। भले ही इसे जैसे ही पेटन फर्कुहर ब्रिज से सीधा नीचे गिरा, वो बेहोश हो गया, मानो वो पहले ही मर चुका हो। इस अवस्था से उसे होश आया, जो उसे युगों बाद जैसा महसूस हुआ, जब उसके गले पर एक तेज दबाव का दर्द हुआ।
जो तुरंत सफोकेशन के एहसास में बदल गया। नेक से शुरू होकर उसकी बॉडी और लिम्स के हर फाइबर में तीव्र चुभने वाले दर्द फैल गए। ये पेन्स उसकी बॉडी में जैसे वेल डिफाइंड लाइंस में मूव कर रहे थे और इतनी तेज पीरियोडिसिटी से बीट कर रहे थे कि उसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी स्ट्रीम्स ऑफ पल्सेटिंग फायर से भर गई हो, जो उसे अनबियरेबल हीट तक गर्म कर रहे हों। उसके सिर में बस एक भारीपन और कंजेशन का एहसास था। इन सेंसेशंस के साथ कोई विचार नहीं था। उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उसमें केवल महसूस करने की शक्ति बची थी, और वो महसूस करना एक यातना थी। उसे मोशन का एहसास हो रहा था। वह एक ल्यूमिनस क्लाउड से घिरा हुआ था, जिसमें वह अब केवल फायरी हार्ट की तरह था, बिना किसी मटीरियल सब्सटेंस के। वो अनथिंकेबल आर्क्स में ऑसिलेट कर रहा था, मानो एक विशाल पेंडुलम की तरह। फिर अचानक तेज रोशनी उसके आसपास ऊपर की तरफ शूट हुई, एक जोरदार स्प्लैश की आवाज के साथ। उसके कानों में एक भयानक रोरिंग थी, और सब कुछ ठंडा और अंधकारमय हो गया। सोचने की शक्ति लौट आई। उसे समझ में आया कि रोप टूट चुकी थी और वो स्ट्रीम में गिर गया था। अब और स्ट्रैंगुलेशन नहीं था। उसके गले पर बंधी नूस पहले ही उसे सफोकेट कर रही थी और उसके लंग्स में पानी जाने से रोक रही थी। रिवर के बॉटम पर हैंगिंग से मरना, यह विचार उसे हास्यास्पद लगा। उसने अंधेरे में अपनी आंखें खोली और ऊपर एक हल्की रोशनी देखी, लेकिन वो कितनी दूर, कितनी इनएक्सेसिबल लग रही थी। वो अब भी सिंक कर रहा था, क्योंकि वो रोशनी और डिम होती जा रही थी, जब तक कि वो बस एक फेंट ग्लिमर बनकर रह गई। फिर वो रोशनी बढ़ने और तेज होने लगी, और उसे पता चला कि वो सरफेस की ओर राइज कर रहा था। ये जानते हुए भी उसे अनिच्छा हो रही थी, क्योंकि अब वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। टू बी हैंग्ड और ड्राउन्ड, उसने सोचा, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं गोली से नहीं मरना चाहता। नहीं, मुझे गोली। उसे किसी प्रयास का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसकी रिस्ट में एक तीव्र दर्द ने उसे ये बताया कि वो अपने हाथों को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। उसने संघर्ष पर ध्यान दिया, जैसे कोई आलसी जॉगलर की कला को देखता है, बिना परिणाम में रुचि के। क्या शानदार प्रयास था! क्या मैग्निफिसेंट, क्या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ! ये एक बेहतरीन कोशिश थी। ब्रेवो! कोड गिर गई, उसकी बाहें अलग हो गई और ऊपर की ओर तैरने लगी। हाथ हर तरफ हल्के से दिखाई दे रहे थे, जैसे रोशनी बढ़ रही हो। उसने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखा, जैसे पहले एक हाथ ने और फिर दूसरे ने उसके गले में बंधी नूस को पकड़ लिया। उन्होंने उसे उखाड़ फेंका और जोर से असाइड कर दिया। उसकी लहरें पानी के सांप की तरह दिख रही थी। पुट इट बैक, पुट इट बैक। उसने सोचा कि उसने ये शब्द अपने हाथों से चिल्लाकर कहा था, क्योंकि नूस को हटाने के बाद उसे अब तक का सबसे भयंकर दर्द हुआ था। उसका गला भयंकर रूप से दर्द कर रहा था। उसका दिमाग जल रहा था। उसका दिल, जो हल्का सा धड़क रहा था, एक जोर से कूदा, जैसे वो खुद को उसके मुंह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसका पूरा शरीर असहनीय पीड़ा से कराह रहा था और मरोड़ रहा था, लेकिन उसके अवज्ञाकारी हाथों ने आदेश की कोई परवाह नहीं की। वे पानी को जोर जोर से नीचे की ओर थपथपाते हुए तेजी से सरफेस की ओर बढ़े, जिससे वो पानी की सतह तक पहुंच गया। उसने महसूस किया कि उसका सिर बाहर आया। उसकी आंखें सूरज की रोशनी से अंधी हो गई। उसकी छाती जोर से फैलने लगी, और एक अंतिम और अत्यधिक दर्द के साथ उसके फेफड़ों ने एक बड़ी सांस ली, जिसे वो अब अपने शारीरिक इंद्रियों का पूरा उपयोग कर रहा था। वे वास्तव में असाधारण रूप से तीव्र और सतर्क थे। उसके ऑर्गेनिक सिस्टम में हुई भयंकर डिस्टर्बेंस ने उन्हें इतना ऊंचा और रिफाइन कर दिया था कि वे ऐसी चीजों को महसूस कर रहे थे जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने अपने चेहरे पर रिपल्स को महसूस किया, और उनके अलग अलग साउंड्स सुने जैसे वे उसके चेहरे से टकराए। उसने स्ट्रीम के किनारे पर जंगल को देखा,
एक एक पेड़, पत्तियां और हर पत्ते की वेन्स को देखा। यहां तक कि उसने उन पर मौजूद कीड़ों को देखा, टिड्डियां, शानदार शरीर वाली मक्खियां और पतंगों के जाले जो हर शाखा से शाखा तक फैले थे। उसने घास के लाखों तनों पर ओस की हर बूंद में प्रिज्मैटिक रंग देखे। वो घमंडी मच्छरों की गूंज सुन सकता था जो स्ट्रीम के हलकों के ऊपर नाच रहे थे, ड्रैगन फ्लाइज के पंखों की ध्वनि, पानी पर चलने वाले मकड़ी के पैरों की ध्वनि, जैसे उन्होंने अपनी नाव को ऊपर उठाया हो। ये सारी आवाजें जैसे एक संगीत में बदल गई थी। एक मछली उसके आंखों के नीचे से सरकते हुए गुजर गई और उसने उसके शरीर के पानी को चीरने की आवाज सुनी। वो सतह पर स्ट्रीम के खिलाफ मुंह करके आया था। एक पल में विजिबल वर्ल्ड जैसे धीरे धीरे घूमता हुआ महसूस हुआ और उसने खुद को केंद्र बिंदु के रूप में देखा। उसने ब्रिज, फोर्ट, ब्रिज पर खड़े सोल्जर्स, कैप्टन, सार्जेंट, 2 प्राइवेट्स और अपने एग्जीक्यूशनर्स को देखा। वे ब्लू स्काई के खिलाफ सिलुएट्स की तरह दिखाई दे रहे थे। वे शोर मचा रहे थे और इशारे कर रहे थे, उसे देख रहे थे। कैप्टन ने अपनी पिस्तौल निकाल ली थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। बाकी लोग निहत्थे थे। उनके मूवमेंट्स भयानक और डरावने थे। उनके रूप विशाल थे। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी और कुछ उसकी सिर के पास पानी में कुछ इंच की दूरी पर लगा, जिससे उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़े। उसने दूसरी गोली की आवाज सुनी और देखा कि एक सेंटिनल अपनी राइफल को कंधे पर रखे हुए था। उसकी मुंह से हल्का नीला धुआं उठ रहा था। पानी में खड़ा आदमी देख रहा था कि ब्रिज पर खड़े आदमी की आंख उसकी अपनी आंखों में घूर रही थी, जैसे वो राइफल के साइज के माध्यम से देख रहा हो। उसने देखा कि उसकी आंख ग्रे थी और उसे याद आया कि उसने पढ़ा था कि ग्रे आंखें सबसे तीव्र होती हैं और सभी प्रसिद्ध मार्क्समैन के पास ग्रे आंखें होती थी। एक काउंटर स्वर्ल ने फरकुहर को पकड़ लिया और उसे आधा घुमा दिया। वो फिर से फोर्ट के सामने अपोजिट बैंक पर जंगल की ओर देख रहा था। एक साफ, ऊंची आवाज का मोनोटोनस सिंग-सॉन्ग अब उसके पीछे से गूंज उठा और पानी के ऊपर इतनी स्पष्टता से आया कि उसने सभी दूसरी आवाजों को दबा दिया, यहां तक कि उसके कानों में बहे हुए रिपल्स की आवाज भी। हालांकि वो कोई सोल्जर नहीं था, लेकिन वो इतना कैंप में रह चुका था कि उस डेलिबरेट, ड्रॉलिंग, एस्पिरेटेड चांट के भयावह अर्थ को समझ सकता था। शोर पर खड़ा लेफ्टिनेंट सुबह के काम में हिस्सा ले रहा था। कितनी बर्फीली और निर्दयी थी उसकी आवाज, कितनी स्थिर और शांत, जो मर्दों में शांति और स्थिरता का एहसास करवा रही थी। और कितनी सही तरीके से मापी गई थी वो क्रूर शब्द, अटेंशन, कंपनी, शोल्डर आर्म्स, रेडी, एम, फायर। फरकुहर ने डाइविंग की। जितना गहरा हो सकता था उतना। पानी उसके कानों में नायाग्रा की आवाज की तरह गरज रहा था। फिर भी उसने वॉली की मध्यम गड़गड़ाहट सुनी और सतह की ओर फिर से उभरा। उसने चमकते हुए धातु के टुकड़े देखे जो अजीब तरह से चपटे हो गए थे और धीरे धीरे नीचे की ओर लटक रहे थे। कुछ ने उसके चेहरे और हाथों को छुआ, फिर गिरकर अपनी दिशा में उतर गए। एक टुकड़ा उसके कॉलर और गर्दन के बीच फंस गया। वो असहज रूप से गर्म था और उसने उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही वो सतह की ओर उभरा, सांस के लिए हांफते हुए, उसने महसूस किया कि वो बहुत समय तक पानी में था। वो अब परसेप्टिबली नीचे स्ट्रीम में सुरक्षा के करीब था। सोल्जर्स ने लगभग रीलोडिंग खत्म कर लिया था। मेटल रैमरॉड्स सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे जैसे ही वे बैरल से निकाले गए, हवा में घुमाए गए और फिर अपने सॉकेट्स में डाले गए। दोनों सेंटिनल्स ने फिर से गोली चलाई, लेकिन अलग अलग और बेअसर। वो भागा हुआ आदमी ये सब अपने कंधे पर देख रहा था। वो अब धारा के साथ जोर से तैर रहा था। उसका दिमाग उतना ही एनर्जेटिक था जितना उसके हाथ और पैर। वो बिजली की गति से सोच रहा था। ऑफिसर, उसने सोचा, वो अब उस मार्टिनेट की गलती दूसरी बार नहीं करेगा। एक वॉली से बचना उतना ही आसान है जितना एक सिंगल शॉट से।
उसने शायद पहले ही फायर एट विल का आदेश दे दिया है। गॉड मेरी मदद करे, मैं सबको बच नहीं सकता। उसके पास से 2 यार्ड की दूरी पर एक भयानक स्प्लैश हुआ और फिर एक जोरदार रशिंग साउंड आई जो घटती हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हवा के रास्ते फोर्ट तक वापस जाती हो और एक धमाके में बदलकर नदी के गहरे तक हलचल मचाए। पानी की एक उभरती हुई चादर ने उसे घेर लिया, गिरते हुए उस पर आ पड़ी, उसे अंधा कर दिया और उसे घुटन में जकड़ लिया। कैनन ने अब खेल में भाग लिया था। जैसे ही उसने सिर झटका, पानी के मचलने से उसने आगे की ओर बहती हुई डिफ्लेक्टेड शॉट की हुमिंग सुनी और एक पल में ये जंगल की शाखाओं को तोड़ते हुए गूंजने लगी। वे ऐसा फिर नहीं करेंगे, उसने सोचा। अगली बार वे ग्रेप चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। मुझे गन पर नजर रखनी होगी। धुआं मुझे सूचित करेगा। रिपोर्ट बहुत देर से आती है। ये मिसाइल के पीछे अचानक उसे महसूस हुआ कि वो घुमाया जा रहा है, एक टॉप्स की तरह घूमते हुए। पानी, किनारे, जंगल, अब दूर दिखता ब्रिज, फोर्ट और लोग, सभी मिलकर धुंधले हो गए थे। वस्तुएं केवल उनके रंगों से पहचानी जा रही थी। गोलाकार हॉरिजॉन्टल रंग की लकीरें, बस इतना ही वो देख पा रहा था। वो एक वॉर्टेक्स में फंस गया था और उसे इतनी तेजी से घुमाया जा रहा था कि उसे चक्कर आ गए और वो बीमार महसूस करने लगा। कुछ ही पलों में वो स्ट्रीम के लेफ्ट बैंक के ग्रेवल पर गिर पड़ा, दक्षिणी किनारे पर, एंड एक ऐसे प्रोजेक्टिंग पॉइंट के पीछे जो उसे उसके दुश्मनों से छिपा रहा था। उसके मूवमेंट का अचानक रुकना, ग्रेवल पर एक हाथ का घिसना उसे होश में ला दिया और वो खुशी से रो पड़ा। उसने अपनी उंगलियां बालू में गड़ी और उसे हाथों हाथ खुद पर डाल लिया और जोर से उसका आशीर्वाद दिया। वो डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स की तरह दिख रहे थे। उसने कुछ भी खूबसूरत सोचा जो वो नहीं था, वो जैसा दिखा। किनारे पर पेड़ विशाल बगीचे के पौधे जैसे लग रहे थे। उसने उनकी व्यवस्था में एक निश्चित क्रम नोट किया और उनके फूलों की खुशबू को महसूस किया। उनकी ट्रंक के बीच में एक अजीब गुलाबी रोशनी चमक रही थी और हवा उनकी शाखाओं में ओलियन हार्प्स का संगीत बना रही थी। उसे अपनी एस्केप को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो उसी मोहक स्थान पर रहकर पकड़े जाने तक संतुष्ट था। एक अचानक से ग्रेप शॉट की आवाज और शोर उसकी आंखों से सपने से बाहर खींच लाए। निराशित कैननियर ने उसे एक रैंडम फेवल भेजा था। वो अपने पैरों पर कूद पड़ा, ऊपर की ओर चढ़ते हुए जंगल में कूद पड़ा। वो पूरा दिन यात्रा करता रहा, सूरज के गोल आकार के हिसाब से अपनी दिशा तय करता रहा। जंगल अनंत सा लग रहा था। कहीं भी उसे इसमें कोई ब्रेक नहीं मिला, नहीं कोई लकड़ी काटने का रास्ता। उसे नहीं पता था कि वो इतना जंगली क्षेत्र में रहता है। इस रहस्योद्घाटन में कुछ अजीब था। रात तक वो थका हुआ, पैरों में दर्द और भूखा था। अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। आखिरकार उसने एक रास्ता पाया जो उसे सही दिशा में ले जा रहा था। वो शहर की सड़क जितना चौड़ा और सीधा था, लेकिन ये अनजाना सा लगता था। इसके किनारे पर कोई खेत नहीं थे, नहीं कोई घर कहीं दिखाई दे रहा था। न तो कुत्ते की भौंकने की आवाज ने मानव आवाज का संकेत दिया। पेड़ों के काले शरीर दोनों ओर एक सीधी दीवार की तरह खड़े थे, जो क्षितिज पर एक बिंदु में खत्म हो रहे थे, जैसे एक पर्सपेक्टिव के पाठ में एक डायग्राम। ऊपर की ओर देखते हुए जब उसने इस लकड़ी के बीच के छेद से देखा तो आकाश में बड़े बगीचे के तारे चमक रहे थे, जो अजनबी थे और अजीब कॉन्स्टलेशंस में सजे हुए थे। उसे यकीन था कि ये किसी आदेश में सजे थे, जिसका गुप्त और बुरा महत्व था। जंगल के दोनों ओर अजीब आवाजों से भरा हुआ था, जिनमें से एक बार, 2 बार और फिर से वो साफ साफ एक अजनबी। उसके गले में दर्द हो रहा था और जब उसने हाथ से उसे छुआ तो पाया कि वो भयानक तरीके से सूजा हुआ था। उसे पता था कि जहां रोप ने उसे चोट पहुंचाई थी, वहां काले निशान का एक घेरा था। उसकी आंखें सूज गई थी।
वो अब उन्हें बंद नहीं कर पा रहा था। उसकी जीभ प्यास से सूज गई थी। उसने अपनी जीभ को आगे की ओर दांतों के बीच से निकालकर ठंडी हवा में राहत दी। कितनी कोमलता से घास ने उस अनजाने रास्ते को ढक लिया था। अब वो अपने पैरों के नीचे सड़क को महसूस नहीं कर पा रहा था। निस्संदेह अपने दर्द के बावजूद वो चलते चलते सो गया था, क्योंकि अब वो एक और दृश्य देखता है। शायद वो बस डिलीरियम से बाहर आ गया है। वो अपने घर के गेट पर खड़ा है। सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था, और सब कुछ सुबह की धूप में उज्ज्वल और सुंदर है। उसने पूरी रात यात्रा की होगी। जैसे ही वो गेट खोलता है और चौड़ी सफेद सड़क पर चलता है, वो महिला के कपड़ों की हलचल देखता है। उसकी पत्नी, जो ताजगी और ठंडक से भरी हुई और प्यारी लग रही थी, वरांडा से उतरकर उसे मिलने आती है। सीढ़ियों के नीचे वो खड़ी है, अनमोल खुशी की मुस्कान और अद्वितीय ग्रेस और डिग्निटी की मुद्रा के साथ। आह, वो कितनी सुंदर है! वो बढ़कर अपने दोनों हाथ फैलाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, उसे गर्दन के पिछले हिस्से पर एक भयंकर झटका महसूस होता है। एक चमकदार सफेद रोशनी उसके चारों ओर चमकने लगती है, एक आवाज के साथ जो तोप के शोर जैसी लगती है। फिर सब कुछ अंधेरा और सन्नाटा हो जाता है। पेटन फर्कुहर मर चुका था। उसका शरीर टूटी हुई गर्दन के साथ आउल क्रीक ब्रिज के लकड़ी के टिम्बर्स के नीचे